राहुल गांधी कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो हिट एंड रन में भरोसा रखते हैं, मतलब कि झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाओ और आगे निकल जाओ। लॉकडाउन, कोरोना से लेकर चीन तक राहुल गांधी ने हर मुद्दे पर झूठे ही आरोप लगाए और दिए गए जवाबों और सवालों से बचकर निकल गए। ताजा मामला पीएम केयर्स फंड से खरीदे जा रहे वेंटिलेटर्स का है। राहुल गांधी ने घर बैठे वेंटिलेटर्स निर्माण करने वाली कंपनी एग्वा हेल्थ केयर पर आरोप लगा दिया कि उनके वेंटिलेटर्स खराब हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों का पलटकर एग्वा हेल्थ केयर ने जवाब दिया है और कहा कि राहुल गांधी कोई डॉक्टर नहीं है, वे अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस के दबाव में झूठे आरोप लगा रहे हैं। कंपनी ने दावा किया कि उनके वेंटिलेटर्स अन्य कंपनीज की तुलना में बेहद सस्ते हैं। कंपनी के सह संस्थापक दिवाकर वैश्य ने कहा कि इस बाजार में अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं का बहुत बड़ा नेक्सस है, ऐसे में वे सभी लोगों से इस प्रोजेक्ट के समर्थन की उम्मीद नहीं करते। एग्वा हेल्थ केयर के सह संस्थापक दिवाकर वैश्य ने कहा कि हमारे वेंटिलेटर्स 5 से 10 गुना ज्यादा सस्ते हैं। आमतौर पर इसकी कीमत 10 से 15 लाख होती है, जबकि हमारे वेंटिलेटर्स की कीमत 1.5 लाख रुपए है। इस बाजार में अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं का नेक्सस बहुत मजबूत है। क्या वे विदेशी उत्पादों की सफलता की सराहना करेंगे? दिवाकर वैश्य ने इन वेंटिलेटर्स में तकनीकी कमियों के राहुल गांधी के आरोपों पर भी जवाब दिया। दिवाकर ने एग्वा के वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल को लेकर एक डेमो भी दिया ताकि बेवजह पैदा किए जा रहे विवाद को खत्म किया जाए। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्वा हेल्थ केयर द्वारा बनाए जा रहे वेंटिलेटर्स को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ये वेंटिलेटर्स अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इसमें गड़बड़ी करके ये दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन सप्लाई इतनी हो रही है और जबकि होती नहीं है। गौरतलब है कि पीएम केयर्स फंड से 50,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें 10,000 वेंटिलेटर्स एग्वा हेल्थ केयर बना रही है। पीएम केयर्स फंड से बनने वाले 5,000 वेंटिलेटर्स में से 3,000 का निर्माण सरकारी उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही है। बाकी 2,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण एग्वा हेल्थ केयर, 1,000 AMTZ बेसिक, 5,650 MMTZ हाई एंड 4,000 और अलाइड मेडिकल 350 कर रही है। चीन से जारी तनाव के बीच राहुल गांधी और उनकी प्रोपेगेंडा टीम के साथ सुर में सुर मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आक्रामक तरीके से सवाल पूछ रही है। दोनों की कोशिश पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की है, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार लगातार पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। पहले भी 2 मौकों पर वे राहुल गांधी और कांग्रेस को इस मसले पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे चुके हैं। एक बार फिर शरद पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की तो उद्धव ठाकरे से लेकर सोनिया गांधी तक सबके कान जरूर खड़े हो गए होंगे। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शरद पवार ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर देश के नेतृत्व को आगे आकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। शरद पवार ने कहा, 1962 में जब हम युद्ध हार गए तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान LAC पर गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। ठीक वैसा ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया। जब कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो, देश के नेतृत्व को आगे आकर सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन नेहरू और पीएम मोदी में फर्क ये है कि नेहरू लड़ाई हारने के बाद गए थे और पीएम मोदी तनाव के बीच। दरअसल गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक चीन के भी कम से कम 40 जवान मारे गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों ने लद्दाख में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत और चीन दोनों ही फाइटर जेट से लेकर बड़े बड़े हथियार लद्दाख के पास जुटाना शुरू कर चुके थे। भारत ने लद्दाख में LAC पर अपने जवानों की संख्या बढ़ाई और इस बीच अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने निमू में जाकर सेना के जवानों से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा भी लिया। देश के अगुवा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कदम से चीन को साफ संदेश दिया कि भारत कहीं से भी झुकने वाला नहीं है और गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी को बचाने के लिए चीन अपने मोहरे तेजी से चल रहा है, लेकिन उसके लिए मुश्किल ये है कि नेपाल में बड़ी संख्या में मौजूद भारत समर्थक समूह अपनी परंपरागत दोस्ती की बुनियाद को कमजोर होते नहीं देखना चाहते। इस समय भारत और चीन की कूटनीतिक रस्साकशी नेपाल में साफ नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने नेपाल के मामलों में सीधा दखल नहीं दिया है, लेकिन चीन की हर चाल पर भारत की निगाह बनी हुई है। पर्दे के पीछे से भारत नेपाल रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश जारी है।
सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नजर चीन के साथ नेपाल के घटनाक्रम पर भी है। कई अन्य स्तर पर संपर्क बना हुआ है। ओली की विफलताओं को लेकर नेपाल के बड़े वर्ग में उनके प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। सत्ता बचाने के लिए चीन की मदद उन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि नेपाल की सियासत में अभी भी बड़ा वर्ग है जो चीन के ज्यादा प्रभुत्व को लेकर आशंकित है। नेपाल के कुछ गांवों पर चीन का कब्जा भी मुद्दा बना है। उधर नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी पूरी तरह से सक्रिय हैं। नेपाल में चीन के प्रति समर्थन बढ़ाने और विरोधियों को साधने की मुहिम भी उनकी ओर से चलाई जा रही है। हाओ यांकी ने नेपाल में सत्ता पक्ष के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क किया। उधर अजीत डोभाल ने नेपाल की स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की हैं। विदेश मंत्रालय भी पूरी नजर बनाए हुए है। सूत्रों ने कहा, भारत को भरोसा है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। भारत ने नक्शा विवाद के बावजूद नेपाल को अपनी मदद जारी रखी है। नेपाल से जुड़ी परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। सूत्रों ने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि नेपाल में जो भी सरकार बने उसके साथ अच्छे परंपरागत रिश्तों का निर्वाह किया जाए। नेपाल में भारत समर्थक गुट भारत सरकार से अच्छे संबंधों की पैरवी कर रहे हैं। भारत की कोशिश है कि नेपाल सभी मुद्दों पर उचित तरीके से भारत से संवाद करे। भारत ने नेपाल पर ही बातचीत के लिए माहौल बनाने का जिम्मा छोड़कर ओली सरकार पर दबाव बढ़ा दिया था। सूत्रों का कहना है कि नया नक्शा जारी करके ओली ने अपने खिलाफ विरोध को थामने का प्रयास किया था, लेकिन कोविड संकट से निपटने में उनकी नाकामी और पार्टी व सरकार में अंदरूनी कलह ने उनकी समस्या बढ़ा दी है। जवाहरलाल नेहरू के समय मुंदड़ा घोटाला हो, इंदिरा गांधी के समय मारुति घोटाला हो, या फिर राजीव गांधी के समय में बोफोर्स घोटाला, या सोनिया गांधी के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर घोटाला ही घोटाला, आजादी के बाद से ही देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कांग्रेस हमेशा आगे रही है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए सत्ता का कैसे दुरुपयोग हो सकता है, ये कांग्रेस सरकारों की करतूतों से सामने आता रहा है। सत्ता के दुरुपयोग का ही एक मामला हाल में सामने आया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पैसा दिया गया था। इसके साथ ही सरकारी कंपनीज पर भी पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया था। चीन से लेकर जाकिर नाइक तक से चंदा लेने वाले गांधी परिवार के तीनों ट्रस्ट की अब जांच की जाएगी। गांधी परिवार के तीनों ट्रस्ट के खिलाफ वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी का आरोप है। इस पूरे मामले की जांच में समन्वय के लिए गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय के अधिकारी ने ट्वीट के जरिए दी। सरकार का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ आयकर और विदेशी चंदे के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की जाएगी। ये जांच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर फोकस होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के स्पेशल डायरेक्टर इस समिति के प्रमुख होंगे। हाल ही में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए थे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पीएनएनआरएफ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में इससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए जा रहे थे। पीएनएनआरएफ बोर्ड में कौन बैठा था? सोनिया गांधी, जो आरजीएफ की चेयरमैन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। इसके बोर्ड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह शामिल हैं। बीजेपी ने साथ ही ये आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट भाषण में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है, चीन के साथ सीमा पर जारी संकट से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह के आरोप लगा रही है।